हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि औरंगजेब की क्रूरता और उसके अकुशल पुत्र, और आज मैं आपको सेकंड चैप्टर के बारे में बताऊंगा, जो कि मराठा के बारे में और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय के बारे में और अवध के बारे में एवं सिख और जाट के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। और हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, जो कि 18वीं सदी में नए नए राजनीतिक महत्वाकांक्षियों को क्षेत्र, धर्म और धर्मांतता के आधार पर छोटी छोटी स्थानीय रियासतें गढ़ने या मौका मिला। 18वीं सदी ने इन्हें संसाधनों को फिर से जुटाने और सैन्य विस्तार के व्यापक जरिए उपलब्ध कराए। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी के ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे विदेशी व्यापारियों, जो विस्तार तथा अपनी धन दौलत बढ़ाने के किसी भी अवसर को छोड़ा नहीं चाहते थे, इस सदी ने आधिपत्य और दमन के एक बड़ा भूभाग उपलब्ध कराया। जैसे C.A. वायली और आंद्रे बिंग जैसे इतिहासकारों का तर्क है कि अस्त होते मुगल साम्राज्य में नए राज्यों का उदय कोई नई घटना नहीं थी दोस्तों। यह तो विस्तार और विकास पहले से ही मौजूद प्रक्रिया की पूर्णता को दर्शा रहा था, और मुगल व्यवस्था इसे रोक नहीं सकती थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आर्थिक कायापलट का लाभ उठाने वाले कुछ शासक बने बैठे हुए थे, और जैसे कि एक दूसरे को स्थानीय भावनाओं से ओतप्रोत इन शासकों ने प्रशासनिक शक्तियां अपने हाथ में ली और सैन्य विस्तार की नीतियों का अनुसरण किया। इन नीतियों के तात्कालीन परिणाम स्वरूप राजस्व वसूलने और राजस्व व्यवस्था के नए नए तरीके लागू किए। इन नीतियों के तात्कालिक परिणाम स्वरूप राजस्व वसूलने और राजस्व व्यवस्था के नए नए तरीके लागू किए गए। डेविड वासब्रुक ने इन्हें सैन्य वित्तवाद का नाम दिया है। इनमें से कुछ राज्यों जैसे कि बंगाल, अवध और हैदराबाद को उत्तराधिकारी राज्य सक्सेशन स्टेट्स कहा जा सकता है। मुगलों का केंद्रीय प्रशासन कमजोर हो जाने के फलस्वरूप मुगल प्रांतों के गवर्नरों ने स्वयं को स्वायत्त शासी घोषित कर दिया था। इन प्रकार राज्यों का उदय हुआ। मुगल सत्ता के खिलाफ स्थानीय क्षेत्र जमींदारों और कृषकों की बगावत ने मराठा, अफगान, जाट, पंजाब और राज्यों को जन्म दिया। इन दोनों प्रकार के राज्यों या क्षेत्रों में राजनीति का स्वरूप कुछ सीमा तक अलग अलग था, और साथ ही स्थानीय परिस्थितियों की वजह से इन सभी में परस्पर विवाद भी थे। इसके बावजूद भी इन राज्यों ने प्रशासन के अनेक क्षेत्रों में मुगल संस्थानों और व्यवस्थाओं को बनाए रखा। उत्तराधिकारी राज्यों और बागी राज्यों के अलावा राजपूताना, मैसूर और त्रावणकोर जैसे कुछ अन्य राज्य भी थे, जिन्हें विगत में काफी स्वायत्तता प्राप्त थी, और 18वीं सदी में ये राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके दूसरे पुत्र और राजगद्दी के दावेदार आजम ने शिवाजी के प्रपौत्र और संभाजी के पुत्र शाहू को कैद से आज़ाद कर दिया। 1689 में संभाजी को फांसी द्वारा मौत के बाद शाह को गिरफ्तार करके मुगल दरबार में हाजिर किया गया था। जनवरी 1708 में सतारा पहुंचने पर शाहू जी का राज्याभिषेक किया गया। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों का संचालन संभाजी के सौतेले भाई राजा राम ने संभाला, और वे आखिरी सांस तक मुगलों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। उनकी
विधवा ताराबाई, जो एक सशक्त और दबंग महिला थी, अपने पुत्र की तरफ से स्वयं को प्रति शासक घोषित कर दिया। ऐसे समय में साहू के आगमन से मराठा क्षत्रप दुविधा में पड़ गए, जिसकी वजह से गृह युद्ध की शुरुआत हुई। एक शीर्ष मराठा अधिकारी बालाजी विश्वनाथ की सहायता और सलाह से साहू विजयी हुए। बालाजी विश्वनाथ की अमूल्य सेवाओं का सम्मान करते हुए साहू ने 1713 में उसे पेशवा यानी प्रधानमंत्री का पद दिया। अब से छत्रपति केवल मराठों का नाम मात्र का शीर्षक पद नहीं रहा। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता और कुशल प्रशासन क्षमता से पेशवाई को वंशानुगत बना दिया। सैयद बंधुओं के साथ एक समझौते के जरिए साहू को शिवाजी के गृह राज्य के राजा के रूप में मान्यता मिल गई। उन्हें दक्षिण में मुगलों के 6 सूबों से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूलने की अनुमति भी मिल गई। उसके पुत्र और पेशवा पद के उत्तराधिकारी बाजीराव ने मराठा शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया था। सभी के साझा दुश्मन मुगलों के खिलाफ हिंदू क्षत्रपों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने हिंदू पद बादशाही की विचारधारा को प्रचारित और लोकप्रिय किया। संभाजी ने बाद में बाजीराव को गुरिल्ला युद्ध का महान महारथी माना जाता है। बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब नाम से प्रसिद्धि मिली थी, ने मराठा साम्राज्यों का कटक से कटक तक विस्तार कर दिया था और सन 1760 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। लेकिन मराठों की दिल्ली पर विजय ज्यादा समय तक नहीं टिकी और अफगानी हमलावर अहमद शाह अब्दाली के हाथों सन 1761 में पानीपत के युद्ध में उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। अपनी हार के बावजूद उत्तरवर्ती पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा अपने साम्राज्य के विस्तार और वृद्धि की नीति में अब भी काफी सक्रिय थे। पेशवा माधव राव के शासन में महादजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों ने 1771 में दिल्ली पर फिर कब्जा कर लिया। अंग्रेज मराठा युद्ध सन 1976 से सन 1982 में मराठाओं की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। इस युद्ध की परिणति सबल और संधि सन 1782 के रूप में हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पेशवाई सन 1798 से 1818 के दौरान बसायन की एक सहायक संधि 1802 पर हस्ताक्षर हुए और इसकी वजह से अंग्रेज मराठों का दूसरा युद्ध 1803 और 1805 में हुआ। अंग्रेज और मराठों को तीसरे युद्ध 1817 और 1818 ने भारत मराठा शक्ति का अंत कर दिया, पेशवा का पद समाप्त कर दिया और अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को थोड़ी से पेंशन मंजूरी करके कानपुर के नजदीक बिठूर भेज दिया। मराठों के गौरव को संतुष्ट करने के लिए सतारा के राज्य का नाम मात्र के राजा प्रताप सिंह को गद्दी पर बैठा दिया गया। मुगलों के शासन काल में अवध सूबे में मुख्य अवध, बनारस, इलाहाबाद के आसपास के कुछ भाग, अवध के पश्चिम के कुछ भूभाग और कानपुर शामिल था। सन 1724 में अवध के सूबेदार सादत खान की मृत्यु के बाद उसके भतीजे सफदर जंग ने इस सूबे का शासन संभाला। प्रशासन का काम अपने हाथ में लेने के बाद इस नए सूबेदार ने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया। सन 1948 में सफदरजंग को दिल्ली के बादशाह का वजीर नियुक्त किया गया, लेकिन जावेद खान ने, जो दिल्ली की गद्दी के पीछे असली ताकत था, इसका विरोध किया। अफगानों ने
भी उसका विरोध किया और उसे सन 1952 में शांति संधि के लिए मजबूर किया, लेकिन जल्द ही उसने जावेद खान की हत्या करवा दी और राज्य के पूरे अधिकार अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण दिल्ली दरबार के कई कुलीन और बादशाह उससे नाराज हो गए। इसके बाद चले गृह युद्ध में सफदर जंग की बुरी हार हुई और मजबूर होकर वह सन 1753 में अवध चला गया, जहां जल्द ही उसकी मौत हो गई। उसके पुत्र शुजा उद दौला ने अवध के सूबेदार का पद संभाला और 18वीं सदी के मध्यकाल में भारतीय इतिहास में तेजी से बदलाव हुए और अवध के सूबेदार शुजा उद दौला ने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली के वजीर इमाद उद मुल्क के साथ उसके रिश्ते बेहद खराब थे। इसके चलते इन दोनों के बीच नित नए षड्यंत्र रचे जाते थे। इमाद उल मुल्क ने बादशाह आलमगीर द्वितीय से सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी और अली गौहर बाद में शाह आलम द्वितीय को अवध में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया था। बादशाह की मृत्यु के बाद अली गौहर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और शुजा उद दौला को अपना वजीर घोषित किया। सन 1763 में बंगाल के नवाब मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पराजय के बाद शुजा उद दौला से मुलाकात की और मदद मांगी। शुजा उद दौला और शाह आलम द्वितीय दोनों अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम का साथ देने के लिए राजी हो गए, लेकिन बक्सर में युद्ध सन 1764 में अंग्रेजों ने इस संयुक्त सेना को हरा दिया। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया। शुजा उद दौला का सूबा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और मीर कासिम को जान बचाकर भागना पड़ा। इस प्रकार अवध के सूबेदार के स्वतंत्र शासन को इस युद्ध से गहरा आघात पहुंचा। चलिए दोस्तों, तो कुछ बातें सिखों के बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूं। जैसा कि दोस्तों, अफगानों द्वारा सन 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद सिखों को बंदा के रूप में एक नया नेता मिला और सिखों ने मुगलों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी। उसने सरहिंद में मुगलों की सेना को हराकर इस पर कब्जा कर लिया। बंदा ने बड़ सिंह को सरहिंद का गवर्नर तैनात किया और साथ ही सतलुज और यमुना के बीच के पूरे भूभाग पर कब्जा कर लिया तथा सच्चा बादशाह यानी सच्चा शासक उपाधि धारण की। इन घटनाक्रमों के चौकन्ना होकर मुगल बादशाह बहादुर शाह ने बंदा के खिलाफ चढ़ाई कर दी और लोहगढ़ का घेरा डाल दिया, लेकिन जल्द ही 1712 में उनकी मृत्यु हो गई। बंदा ने बिना समय गंवाए लोहगढ़ पर फिर से कब्जा कर लिया और एक दूसरा किला गुरुदासपुर में बनवाया। बादशाह फारुख सियार ने कश्मीर के गवर्नर समत खान को सिखों के खिलाफ चढ़ाई का आदेश दिया। बंदा की हार हुई और लगातार उसका पीछा किया गया। मजबूर होकर 17 दिसंबर 1515 को उसने मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और अंत में उसे सूली पर लटका दिया गया। सिखों को कपूर सिंह के रूप में एक और नेतृत्व मिला और वे मुगलों को फिर से परेशान करने लगे। नादिर शाह के आक्रमण ने पंजाब में मुगलों के शासन को कमजोर कर दिया था। इससे सिखों को अपने द्वितीय संसाधन बढ़ाने और सेना का विस्तार करने में मदद मिली। पहली लूट के बाद भी अब्दाली के नेतृत्व में अफगानों के आक्रमण जारी रहे। उसने चौथी बार
1756 में भारत पर आक्रमण किया। मुगल बादशाह इतना भयभीत हो गया था कि उसने पंजाब को भारतीय भूभाग का गवर्नर और जहान खान को उसका वजीर नियुक्त किया। सिखों की हत्या के चलते सिखों ने बगावत कर दी और मराठों ने उनका साथ दिया। मराठों और सिखों की संयुक्त सेना ने अब्दाली के कब्जे वाले भूभागों पर आक्रमण कर कई क्षेत्रों से अफगानों को खदेड़ दिया। उन्होंने सरहिंद को लूट लिया और आक्रमणकर्ताओं को पूरी तरह कुचल दिया। भारत में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अब्दाली को अपने 5वें आक्रमण में 1761 में प्लासी में मराठों से युद्ध करना पड़ा था। मराठों की पराजय के बाद अब्दाली अफगानिस्तान के लिए वापस लौट पड़ा, लेकिन रास्ते में सिखों ने उसे बहुत परेशान किया। पंजाब की अशांत परिस्थितियों से सिखों को आज़ादी का एक बहुत अच्छा रास्ता मिल गया। वे 1764 में अमृतसर से संगठित हुए और सिख संप्रभु राज्य की पहली घोषणा की तथा अपने सिक्के ढलवाए जिन पर तेग फतह अंकित था। अब्दाली के अंतिम रूप से भारत से विदा हो जाने के बाद सिखों ने सन 1767 और 1773 के बीच लाहौर को कब्जे में ले लिया। अब सिखों का अधिकार पूर्व क्षेत्र में सहारनपुर से लेकर पश्चिम में अटक तक और मुल्तान से लेकर उत्तर में कांगड़ा और जमुना तक फैल गया था। बाद में लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च सन 1849 को सिख राज्य छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों, आज का हम चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। थर्ड चैप्टर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।